हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज के बारे में हमने पूरा समझा था, एक टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिया था। आज अपन करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू, उसका पार्ट 2, एनिमल टिश्यू। जिसने भी प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर नहीं देखा, एक बार प्लांट वाला टिश्यू वाला चैप्टर, प्लांट टिश्यू वाला पार्ट एक बार जरूर से देखना। तो भाई एक बार रिवाइज कर लेते, टिश्यू का इंट्रोडक्शन ले लेते वापस से कि टिश्यू होता क्या है। तो लास्ट टाइम अपन ने टिश्यू को समझा था, टिश्यू को अपने ने डिफाइन किया था, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो जो भी टिश्यू प्लांट में देखने मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लांट टिश्यू। और जो भी टिश्यू एनिमल में देखने मिलेगा उसको क्या बोल देंगे अपन, एनिमल टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहा हूं, जैसे मैंने ब्रीद इन किया तो क्या हुआ, मेरे रिब्स के मसल क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, और मैंने ब्रीद आउट किया तो मेरे रिब्स के मसल क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। तो ये जो रिब्स के मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उसी की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, ब्रीद इन कर पा रहा हूँ और ब्रीद आउट कर पा रहा हूँ। अब अपन थोड़ा रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझते हैं कि ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने की अपनी बॉडी को क्यों जरूरत पड़ रही है। ऐसे तो ये टॉपिक अपने ने पूरा अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में किया था। जिसने भी नहीं देखा वो सेल का पार्ट 2 वाला लेक्चर देख सकता है, उसमें अच्छे से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझा दिया था। बट एक बार फिर भी अपने एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीद इन अपन क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। तो ये जो O2 इनहेल करी मैंने, तो होता क्या है, ये लंग्स में गई O2, और जो ब्लड सेल्स थे, ब्लड में मेरे पास जो ब्लड आरबीसी थे, ब्लड में मेरे पास जो रेड ब्लड सेल्स थे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स थे, इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ने क्या किया, ये ऑक्सीजन को कैरी किया और बॉडी की सारी टिश्यू तक ये ऑक्सीजन को लेके गए। ये आरबीसी जो थे इस ऑक्सीजन को कहां लेके गए, ऑल बॉडी टिश्यूज, ऑल बॉडी टिश्यूज, सारी बॉडी के टिश्यूज के पास इस ऑक्सीजन को लेके गए। अब ये सारी बॉडी के टिश्यूज के पास क्यों लेके गए, तो अपने को पता है जब अपने ने सेल पढ़ा था तो सेल में एक सेल ऑर्गेनल था जिसको अपन नाम देते थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक शॉर्ट फॉर्म में भी अपन जानते थे, क्या बोलते थे इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, एनर्जी का प्रोडक्शन होता था, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को क्या बोलते थे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या गए, ये सेल के ये टिश्यूज में, सारे टिश्यूज में लेके गए। टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो टिश्यूज के पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स थे, तो सेल्स में ये जो ऑक्सीजन था ये कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो था ये अपना ऑक्सीजन जो था वो पहुंच गया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, C6H12O6, जिसको क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूं तो एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O, H2O मतलब पानी, और क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता था, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। अब समझो, ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इस सेल के पास गया, ये सेल, ये ऑक्सीजन जो था इस सेल ने किस में यूज किया, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के काम में यूज में लिया। ठीक है, तो चलो ऑक्सीजन तो मेरा यूज हो गया ग्लूकोज में, ये क्या बन गया, एक बाई प्रोडक्ट में CO2 बन गया, H2O बन गया और एटीपी बन गई। एटीपी तो चलो मेरे को बॉडी नीड है मेरी, मैं कोई भी फंक्शन कर रहा हूं तो मेरे को एटीपी की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब H2O भी बॉडी में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ये जो CO2 बनी, ये CO2 बॉडी की कोई काम की नहीं है। तो होता क्या, तुम खुद सोचो, चलो ऑक्सीजन तो मैं इनहेल कर रहा हूं, ये मैंने एनवायरमेंट से क्या इनहेल किया, एटमॉस्फेयर से क्या इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया। बट मैं जो रिलीज कर रहा हूं, ये CO2 रिलीज कर रहा हूं, तो मैं CO2 ला कहां से रहा हूं, मेरी बॉडी कहां से ला रही है, तो CO2 यही प्रोसेस से जनरेट हो रही है। ये जो ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बाई प्रोडक्ट बना CO2, और इस CO2 की, ये CO2 जो बाई प्रोडक्ट बना, उसी को वही वापस से ब्लड में जो आरबीसी थे, ब्लड में जो प्लाज्मा थे, उसने इस CO2 को कैरी आउट किया, इस CO2 को लंग्स तक पहुंचाया, और लंग्स से मैंने इस CO2 को क्या कर लिया, एक्सहेल कर लिया। तो तुम समझे, अब अपनी बॉडी, ये जो मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूं, उसका मेन पर्पस क्या है, बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बॉडी ऑक्सीजन के फॉर्म में
ऑक्सीजन को इनहेल करती है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, और ये जो CO2 बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये बाई प्रोडक्ट जो होता है बॉडी जो होती है वो ऐसे एक्सेल करके इस CO2 को रिलीज कर देती है। अब तुम सोचो ये इतनी बड़ी जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जो ब्लड है, ब्लड जो होता है ये भी एक टाइप का टिश्यू होता है। ब्लड को बोलते हैं कनेक्टिव, ब्लड एक टाइप का होता है कनेक्टिव टिश्यू। और जो मैं ये मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन कर रहा हूँ, ब्रीद इन कर रहा हूँ, ब्रीद आउट कर रहा हूँ, तो ये जो मसल्स है, ये जो मेरी रिब्स की मसल्स है, मैं रिब लिख देता हूँ, रिब मसल है, ये भी कौन से टाइप का, ये कौन से टाइप का टिश्यू होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है। कौन से टाइप का टिश्यू होता है? मस्कुलर टिश्यू होता है। तो तुम समझे, एक बेसिक फॉर्म मैंने तुमको दे दिया कि टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू, और मैंने तुमको एग्जाम्पल के रूप में एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने तुमको समझाई और उसमें तुमको एग्जांपल दिया ब्लड का और रिब मसल्स का, और ये रिब मसल कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं वो मैंने तुमको बताया। ठीक है, तो एक ये क्या है, एक जनरल पॉइंट ओवरव्यू है इस चैप्टर का। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बोल सकते हैं। अब एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू अपनी बॉडी में, एनिमल टिश्यू जो होता है वो हमेशा 4 टाइप का टिश्यू होता है। एक एक करके सबकी बात करता हूँ, रुको। इस चैप्टर, ये चैप्टर जो है ना थोड़ा लर्निंग का है, थोड़ा इसमें एग्जांपल दे तुमको लर्न करना पड़ेगा। तो जितना फ्लो चार्ट मैं तुमको बना रहा हूँ वो फ्लो चार्ट अच्छे से याद रखो, वो फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स अच्छे से याद रखो। एक एक टिश्यू जो होता है उसका टिश्यू देखो, मैं बताता हूँ तब तुमको अच्छे से समझ आएगा। देखो एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप का होता है, 2, 3 और 4। ठीक है, पहला टाइप जो टिश्यू का होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलोगे? एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू को मैं टी से लिख रहा हूं। दूसरे टाइप का टिश्यू होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसा ब्लड था, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू को टी से लिख रहा हूं। ये जो तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू, वही टिश्यू को टी से लिख रहा हूं, मस्कुलर टिश्यू, जैसे रिब्स के मसल्स अपने ने पढ़े। चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहाँ पे आ जाएगा? अपने ब्रेन में आ जाएगा, और वो सब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? नर्वस टिश्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप के टिश्यू है, इन 4 टाइप के टिश्यू को अपने को पढ़ना है एनिमल टिश्यू के अंदर। इस सब टिश्यू के सब टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स के एग्जांपल्स होंगे, एक एक करके सब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 पार्ट मेनली, उसमें सबसे पहला आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। मैं चाहूँ तो पूरा फ्लो चार्ट तुमको बना के दे सकता हूँ कि पूरा फ्लो चार्ट दे सकता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू के कितने सब टाइप होंगे, मस्कुलर टिश्यू के कितने होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के कितने होंगे। बट इसमें होगा क्या, मैं पहले चैप्टर के पहले में अगर तुमको इतना दे दूंगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है? कवरिंग, कवर करता है बॉडी ऑर्गन्स को, प्लस प्रोटेक्शन। कवरिंग एंड प्रोटेक्शन जो होता है वो इस टिश्यू का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। अब इसके जो होते हैं वो सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टिश्यू जो एपिथेलियल टिश्यू में आता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलोगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ईटी से एपिथेलियल टिश्यू याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। दूसरा जो होता है, नहीं, हाँ ठीक है, बट और सिंपल करके दे देता हूं, और सिंपल कर देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा, ये तुमको और भी आसान हो जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को डिफरेंशिएट करने का क्या क्राइटेरिया है? तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है? वो टिश्यू जिसमें जो टिश्यू है उसमें सेल्स हैं, उसकी सिर्फ एक ही लेयर फाउंड होती है। सिंपल एपिथेलियल में क्या लिखोगे? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की एक सिंगल लेयर ही होती है। और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें क्या लिख दोगे? मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिर्फ एक ही लेयर होगी सेल्स की। मैं तुमको फोटो बताऊंगा तो तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो कंपाउंड एपिथेलियल होगी उसमें क्या होगी? मेनी लेयर्स ऑफ सेल होगी। ठीक है, अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें तीन टाइप होता है। एक होता है, ऐसे तो होता है बहुत ज्यादा होते हैं, बट तुम्हारी बुक में 3 ही है तो 3 ही पढ़ो। एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, देखा आसान हो गया ना। एक हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कॉलुमनर
कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में 3 आ जाएंगे, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इसमें एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वेमस कंपाउंड, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। केराटिनाइज्ड बोल दो और थोड़ा सा तुमको आसानी हो जाएगी, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम में कौन सा आ गया, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सिंपल सा मैंने डिफरेंशिएट किया एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब 1 लेयर और कंपाउंड का मतलब मोर देन 1 लेयर। उसमें अपने ने सिंपल वाले में 3 देखे, स्क्वेमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, और कंपाउंड वाले में एक देखा, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब अपन इसके बेसिक सी फंक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई एपिथेलियल टिश्यू होता कैसा है। तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या होता है, एकदम क्लोजली अरेंज होते हैं। एकदम क्लोजली अरेंज होंगे तो अपने ने जो लास्ट टाइम इंटरसेलुलर स्पेस की बात करी थी, जो भी 2 सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स है मेरे पास, ये मैंने सेल्स बनाए, तो ये जो 4 सेल के बीच में ये जो जगह बच गई इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, ICS से नाम दे दो। ठीक है, तो ये अगर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो जो एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है सारे सेल्स, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड नहीं होती। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज फाउंड, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो फाउंड नहीं होती। ठीक है, अब ये जो टिश्यू होता है इसकी एक खास बात होती है, जैसे तुम समझो ये मेरे पास, ये मैंने सेल बनाया, ये मेरे पास दूसरा सेल बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा बनाया, ये 5वां बनाया, समझ लो ये सेल है। ठीक है, ये लेयर है एक सेल की, सिंगल लेयर होता है एपिथेलियम में, सिंपल दोनों में वर्क होता है, ये दोनों में एक ही जैसा है, सिंपल लो के कंपाउंड लो एक ही बात है। ठीक है, इसके नीचे जो होती है एक मेम्ब्रेन फाउंड होती है। जैसे ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हूं तो ये फ्लोर क्या हुआ, एक मेरे पास एक सरफेस हुई जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, तो वैसे ही जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन जैसा एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर ये सेल की लेयर जो होती है वो लाई करती है। इस सेल की लेयर जो होती है इसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी किससे होती है, इसके ऊपर का जो सेल है, इसके ऊपर के सेल्स जो होते हैं वो ही इस मेम्ब्रेन को बनाते हैं। मतलब इसका सेल का सिक्रीजन जो होता है इसकी वजह से क्या बनता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। इसीलिए अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सेल का सिक्रीजन है, इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी सेल फाउंड नहीं होता। और आसानी से समझो, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में ब्लड है, ब्लड से कोई चीज बन रही है तो मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मेरी बॉडी के सेल से बनी है, मैं उसको बोलूंगा मेरी बॉडी के ब्लड से बनी है। ऐसे तुम समझ लो, ब्लड में सेल्स होते हैं बट ऊपर ऊपर से समझ लो, मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं तुमको कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी सेल फाउंड नहीं होता। इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, एसेलुलर सेल का सिक्रीशन होता है। इसीलिए कोई भी एसेलुलर मतलब जिसमें कोई भी टाइप के सेल्स फाउंड नहीं होते। तो ये जो है ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के जनरल फीचर जो सारे एपिथेलियल टिश्यू में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे टिश्यू देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। सबसे पहले बात करेंगे स्क्वेमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, फिर बात कर लेंगे केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, देखो धीरे धीरे ये चैप्टर को, ये पार्ट को अपन प्लांट टिश्यू, तो क्या होता है प्लांट टिश्यू कंपैरेटिवली बहुत इजी है, इतना कुछ उसमें इतने वर्ड्स भी कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो 1-2-3 बार पढ़ो तो याद हो जाएंगे। बट ये जो एनिमल टिश्यू का जो पार्ट है ना उसमें थोड़े वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड भी है, एग्जाम्पल्स भी है याद करने जैसे, बहुत नवी नवी टर्मिनोलॉजी भी है, तो इसको अपन एकदम शांति से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है अपना, यहाँ पे मैं एक मेन हेडिंग दे देता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एक बार तुम स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की तुम एक बार फोटो देखो तो तुमको क्या होगा और ज्यादा पता चलेगी चीजें। ये रहा फोटो देखो,
ठीक है, तो जैसे तुमने देखा कि अपने ने बात करी थी कि स्क्वेमस एपिथेलियम, ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसमें सिर्फ एक ही लेयर के सेल होंगे। तो स्क्वेमस इसकी फोटो में भी कैसा था, सिर्फ एक ही लेयर की सेल्स थी, एकदम फ्लैट पॉलीगोनल टाइप सेल्स थे। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है इसका जो मेन काम जो होता है, कोई भी टिश्यू तुम पढ़ो, स्क्वेमस पढ़ो, कॉलमनर पढ़ो, क्यूबॉइडल पढ़ो, उसका मेन फंक्शन याद रखना। तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है चीजों को, एक्सचेंज में ये रोल प्ले करता है। प्लस इसका जो मेन दूसरा रोल होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। क्या मेन है, एक्सचेंज एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्वेमस एपिथेलियम का जो मेन रोल होता है वो कौन सा होता है, एक होता है एक्सचेंज और एक होता है एब्जॉर्प्शन। हाँ ठीक है, सही, अपने उस पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे। ठीक है, अब जो एक्सचेंज एंड एब्जॉर्प्शन, अब इसके एग्जांपल जाएंगे कि स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पर फाउंड होता है। तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल आता है स्क्वेमस एपिथेलियम का, वो कहां पर आता है, लंग्स की एल्वियोलाई में। लंग्स की एल्वियोलाई में कहां पर होता है, लंग एल्वियोलाई। लंग एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई क्या होती है, लंग में एक छोटी छोटी सैक होती है जहां से, जैसे ये मैंने O2 इनहेल करी तो वो सैक में O2 जाती है और वहां से वो O2 जो होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो वो वहां से लंग एल्वियोलाई में फाउंड होता है। यहां से क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, गैसियस का एक्सचेंज करता है, Ng। ठीक है, दूसरा ये जो फाउंड होता है ये कहां पर फाउंड होता है, एक तो लंग की एल्वियोलाई में होता है, एक ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स की जो, ब्लड वेसल्स वो होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो होता है तो ये कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी दिखती है, ऐसी कुछ होती होगी, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है ये भी किससे बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो और कहां पर ये फाउंड होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर फाउंड होगा, और कहां पर फाउंड होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर फाउंड होगा। फिर एक और इसकी लोकेशन याद रखना, अपनी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर एक बाउमेंस कैप्सूल नाम का एक रीजन होता है। बाउमेंस कैप्सूल में क्या होता है, जो मेजरली फिल्ट्रेशन जो होता है अपने ब्लड को, ब्लड क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। ब्लड में कोई भी वेस्ट सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, तो वो सबको प्योरीफाई करना पड़ता है बॉडी को, ऐसे बॉडी नहीं काम कर सकती। तो वो सब ब्लड जो होता है अपनी किडनी में प्योरीफाई होता है, वो किडनी में प्योरीफाई होता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो अपनी यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो जो बाउमेंस कैप्सूल होता है वो किस में काम में आता है, वो ब्लड में, ब्लड को प्योरीफाई करने के काम में आता है। तो वहां पर भी कौन देखने मिलता है, स्क्वेमस एपिथेलियम देखने मिलता है। ये मैं ध्यान रखना, हमेशा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड वाला अपने बाद में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स, और दूसरा कहां पे फाउंड होगा, बाउमेंस कैप्सूल में फाउंड होगा। कहां पर फाउंड होता है, बाउमेंस कैप्सूल में फाउंड होता है, कैप्सूल इन किडनी। ठीक है, इसकी जो एक और लोकेशन है, ये एक और जगह फाउंड होता है जो अपन जो ब्लड, अपना जो माउथ है, माउथ की लाइनिंग जो होती है उसमें भी ये फाउंड होता है। और ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब क्या होता है, फूड पाइप, जहां अपने माउथ से स्टमक में फूड जा रहा है तो वो जो पैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। वहां पर भी क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। तो कहां पर होगा, माउथ की लाइनिंग पे, माउथ लाइनिंग एंड ईसोफेगस में भी कौन फाउंड होगा, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो यहां पर के यहां भी फाउंड होगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल नहीं, और कोई भी एग्जांपल नहीं है, खत्म। तो बस ऐसा ही है जो अपने ने, इसका मेन फंक्शन याद रखना स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या है, एक्सचेंज। देखो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, बाउमेंस कैप्सूल में ये कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, और ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होगा। माउथ की लाइनिंग, ईसोफेगस, ये सब एग्जांपल्स है, ये सब एग्जांपल्स तुमको थॉरली याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ते हैं, स्क्वेमस हो गया, बार बार रब नहीं करना यार, बोर्ड बिगड़ जाता है, मतलब वो काला काला हो जाता है, फिर नहीं मजा आता पढ़ाने का। दूसरा जो है, दूसरा अपन पढ़ते हैं कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की एक बार फोटो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे। ठीक है, तो कॉलुमनर के ये जो सेल्स हैं, ये तुमने सेल्स देखे एकदम कैसे, एकदम टॉल सेल्स हैं। तो इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं, एकदम टॉल सेल्स। टॉल सेल्स को, और टॉल का एक और इंग्लिश में मीनिंग होता है स्लेंडर। टॉल को और भी क्या बोलते हैं, स्लेंडर बोलते हैं। तो ये जो कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे अपने ने स्क्वेमस में देखा एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन, ये जो कॉलुमनर होता है वो क्या करता है, सिक्रीशन करेगा, सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन।
और क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। इसमें जो ये एब्जॉर्प्शन है ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन वाला जो है ये इसका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा। अब कभी कभी कॉलुमनर सेल्स जो होते हैं, कॉलुमनर सेल्स जो तुमने देखे ये कैसे थे, ऐसे थे, एकदम एकदम ऐसे थे, बड़े बड़े लंबे लंबे, ठीक है। ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कॉलुमनर सेल्स है। ये कॉलुमनर सेल्स पे कभी कभी क्या होता है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो होती है, इस फिंगर लाइक आउटग्रोथ को और भी क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं इसको, सीलिया। ये सीलिया जो होता है, अब सीलिया क्या होता है, सीलिया यहाँ देखो, सीलिया को कैसे डिफाइन करोगे, 2 मिनट ये मैं ब्लड वेसल को इरेज कर देता हूं। ये जो सीलिया होता है, सीलिया को क्या बोलोगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है ये क्या करता है, हेल्प्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, हेल्प्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ा, तुम देखो, पहले एक सेल ऐसे है, ठीक है, अब एक सेल ऐसे है, ठीक है, और एक सेल ऐसे है। तो तुम बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, यहां पर तो कैसा एकदम स्ट्रेट है, यहां पर अगर मैं देखूं सरफेस एरिया का मतलब क्या, सरफेस कितनी है उसके पास। ये देखो मैं ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये तो अगर मैं समझ लेता हूँ ये 100 सेंटीमीटर की सरफेस है, तो ये क्या हो गई मेरे पास 200 सेंटीमीटर की सरफेस हो गई, ये ऊपर नीचे की वजह से। तो ये जो सीलिया था, सीलिया ने क्या काम किया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। अब ये सरफेस एरिया इंक्रीज जो हो गया वो मेन काम किस में आएगा, अगर ये सेल को हमने देखा एब्जॉर्प्शन करना है, तो कोई भी चीज को अगर मैं 100 सेंटीमीटर की सरफेस से एब्जॉर्ब करूं और 200 सेंटीमीटर की सरफेस से एब्जॉर्ब करूं, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, 200 सेंटीमीटर वाली सरफेस पे होगा। तो सीलिया की वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो एब्जॉर्प्शन भी जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये पहले मेरे पास 2 टाइप के होंगे, एक नॉर्मल है सेल्स, नॉर्मल अगर ऐसे सेल्स है तो इसको अपने बोलते हैं कॉलुमनर सेल्स। और अगर कॉलुमनर पे सीलिया आ गया, यही कॉलुमनर सेल पे अगर सीलिया वाला आउटग्रोथ आ गया, तो ऐसे टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। इसको क्या बोलोगे तुम, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू। कुछ भी नहीं है, पूरा कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है। सीलिएटेड का मतलब क्या है, वो कॉलुमनर टिश्यू के ऊपर क्या आ गया है, सीलिया आ गया है। अब अपन इसकी क्या कर लेते हैं, लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो अब अपने ने देखा कि ये जो है ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन मेन है, तो ये कहां पर अपने को देखने मिलेगा, इसके अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये अपने को कहां पर देखने मिलेगा, ये अपने को स्टमक में देखने मिलता है और इंटेस्टाइन में देखने मिलेगा। इंटेस्टाइन में क्या कर रहा होगा, ये इंटेस्टाइन में अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एक बॉडी का मेन पार्ट होता है, जहां पर सारे फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सारे फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंटेस्टाइन में ये देखने मिलता है सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, ताकि क्या होता है, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कहां देखने मिलता है, ये अपने को देखने मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब तुम बोलोगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या होता है, मैं नोज से इनहेल कर रहा हूं कोई भी गैस को और वो मेरे लंग्स तक जा रही है, तो यहाँ नोज से लेके लंग्स तक का ट्रैक जो है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता क्या, देखो तुम ये समझो मेरे पास कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है सीलिएटेड वाला, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास क्या है, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल वाला टिश्यू है, ठीक है। अब जैसे म्यूकस, अपनी जो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें क्या होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस क्या होता है, एक वैक्सी स्टिकी लिक्विड होता है, स्टिकी फ्लूइड होता है जो सेल्स ही सिक्रीट करती है। ये अपनी ये कॉलुमनर सेल्स है, क्यूबोइडल सेल्स है, यही सिक्रीट करती है, गॉबलेट सेल्स हो गए, ये सब वगैरह सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। तो ये म्यूकस है। तो म्यूकस में अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस का क्या मेन रोल होता है, ये जो होता है वो पूरी ट्रैक को पूरी मॉइस्चराइज रखता है। जैसे अपन कोल्ड में मॉइस्चराइजर लगाते तो उसकी वजह से क्या होता है, अपनी स्किन ड्राई नहीं होती, तो वैसे ही पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में पूरी बार बार एयर का अंदर जाना तो अंदर बाहर होगा, तो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्राई हो जाएगी अगर म्यूकस की कोटिंग नहीं हुई रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ये क्या करता है, जैसे ये म्यूकस है, ये जैसे म्यूकस है, मैं एक बॉल से तुमको समझा देता हूं। अगर ये बॉल है और ये सब सिलिया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी,
ये सब सीलिया जो है अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी तो ये बॉल का मूवमेंट कैसे होगा, आगे मूवमेंट हो जाएगा। तो वैसे ही इसको तुम म्यूकस समझो, इसको क्या समझो, म्यूकस समझो। वैसे ही ये म्यूकस को अगर ऐसे सब सीलिया ने मूवमेंट किया तो ये म्यूकस का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा। और अगर इसको पीछे लाना है तो ये ऐसे मूवमेंट कर देगी तो म्यूकस का मूवमेंट पीछे हो जाएगा। तो इसी तरह इसके आगे पीछे की मूवमेंट की वजह से पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस जो होता है उसका सर्कुलेशन जो होता है वो बना रहता है। तो ये काम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसका, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम का। ठीक है, तो ये कॉलुमनर एपिथेलियम में इतना ही है, खाली लोकेशन याद रखना और कुछ भी नहीं है। अब अपन तीसरे टाइप का कॉलुमनर एपिथेलियम पढ़ते हैं। तीसरे टाइप का एपिथेलियम पढ़ते हैं जो कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 2 मिनट रुक जाओ, एक एक चीज मैंने तुमको बोला ना, एकदम आराम से जाएंगे, एक एक चीज समझते समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाग रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, समझ आना चाहिए, वो अपना क्या है, मेन पर्पस है कोई भी वीडियो को देखने का, कोई भी चीज को समझने का। ठीक है, एकदम आराम से जाएंगे। 10 लेक्चर भी बनाने पड़े ना अगर इस पे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बस समझ आना चाहिए बस। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कॉलुमनर में इतना ही था। हाँ इतना ही था बिल्कुल। अब जो तीसरे टाइप का टिश्यू जो अपन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में पढ़ेंगे वो कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। वो कौन सा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब क्यूबॉइडल है तो तुमको नाम से ही पता चल रहा होगा क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइडल टिश्यू में जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, क्यूब लाइक होंगे। एक बार फोटो देखो। ठीक है, तो नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ट्यूब लाइक सेल्स होंगे। तो अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन यही होता है, सिक्रीजन। ये क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज को सिक्रीट करना है, जैसे म्यूकस को सिक्रीट करना है, सलाइवा को सिक्रीट करना है, ये सब जो होती है ये सब किसका काम होता है, ग्लैंड्स का काम होता है। और ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू देखने मिलेगा अपने को, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्यूब लाइक सेल्स पढ़ लिया अपने ने, इसका सिक्रीजन मेन होता है। अब देखो ये जो होता है ये कहां पर फाउंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में फाउंड होता है। दो मिनट, SALIVAR कहां पे फाउंड होगा, सलाइवरी ग्लैंड में फाउंड होगा। सलाइवरी ग्लैंड में फाउंड होगी, किसका फॉर्मेशन, किसका सिक्रीजन करेगा, सलाइवा का सिक्रीजन करेगा। ठीक है, ये फाउंड होगा, बहुत जो भी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स में कौन अपने को फाउंड होगा, ये ग्लैंड्स का मेन पर्पस क्या होता है, मेन काम क्या होता है, वो सिक्रीट करती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रही है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है, लैक्रिमल ग्लैंड वो क्या सिक्रीट करती है, टीयर्स को सिक्रीट करती है। बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, बहुत है, इतना अपने को डीप में नहीं जाना। ग्लैंड जो होती है उसका काम होता है सिक्रीशन करना, और ग्लैंड्स के अंदर का, और सिक्रीशन जो है वो मेन टिश्यू कौन सा करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू करता है। इसीलिए ग्लैंड्स में कौन देखने मिलता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो समटाइम्स ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू का। मतलब क्या हुआ, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का कभी कभी मॉडिफिकेशन हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू में। और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम नाम ही पता है, ग्लैंड है इसमें, तो ये क्या करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा। सिंपल है ना। तो बस इतना ही था, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ज्यादा कुछ भी पढ़ने का नहीं है, बस हाँ इतना ही है। ठीक है, अब इसी के साथ अपने ने वो वाले कंप्लीट कर लिए, कौन से, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तुमने तीनों की इसमें फोटो देखी होगी, तीनों की तुमने इसमें फोटो देखी होगी। कौन सी, स्क्वैमस की तुमने फोटो देखी, तुमने कॉलुमनर की फोटो देखी, सिलिएटेड कॉलुमनर की देखी, और क्यूबॉइडल की देखी। चारों फोटो में तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, एक ही लेयर की सेल थी और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। एक ही लेयर की सेल्स थी, इसीलिए अपने ने इसको कौन से ग्रुप में इसको रखा था, अपने ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या था, जिसमें सिर्फ एक ही लेयर की सेल्स थी। दूसरा अपने ने देखा था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स थी। मेनी लेयर्स ऑफ सेल की वजह से, मेनी लेयर ऑफ सेल में कौन सा अपने ने पढ़ा था, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो अब आ जाते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, फोर्थ वाला, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसको या तो और भी बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दोनों नाम इसके सही है। अब कंपाउंड, एक बार तुम इसकी फोटो देख लो, ठीक है। तो जैसी अपनी बात हुई, ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसका मतलब क्या है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी इसमें। अब मेनी लेयर्स ऑफ सेल देखने मिल रही है, तो इस बहुत सारी लेयर सेल्स की लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अपने ने जब एपिथेलियल टिश्यू मैंने लिखा था, तब उसमें मैंने उसको तुमको बताया था कि इसका मेन रोल एपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है, कवरिंग, और कवरिंग के साथ दूसरा होता है प्रोटेक्शन। कवरिंग की तो अपने ने बात कर ली, स्क्वेमस एपिथेलियल था जो एल्वियोलाई को कवर कर रहा था, क्यूबॉइडल था जो डक्ट्स और वो सब में फाउंड हो रहा था, कॉलुमनर था वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग कर रहा था, स्टमक की लाइनिंग कर रहा था, ठीक है। तो चलो कवरिंग तो हो गया, प्रोटेक्शन का क्या काम है। तो जो ये जो बहुत इतनी लेयर्स ऑफ सेल है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल है, इसका मेन फंक्शन ही ये होता है कि ये प्रोटेक्शन के अंदर काम में आता है। तो ये किस में काम आता है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स हेल्प्स इन दी प्रोटेक्शन। किसमें काम में आ जाते हैं ये लोग, प्रोटेक्शन करने के काम में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसके अंदर क्या होता है, केराटिन। केराटिन तुमको याद होगा कि अपने ने दो चीज पढ़ते थे अपने, एक पढ़ते थे लिग्निन, एक पढ़ते थे केराटिन। ये अपने ने सेल में भी देखा, ये अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा। लिग्निन जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने मिलता है। केराटिन जो होता है वो किस में देखने मिलता है, एनिमल्स में देखने मिलता है। ये चीजें कोई भी प्लांट के सेल्स में आ जाती है तो वो प्लांट का सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ये भी कैसा होता है, डेड होता है। और एनिमल में भी ये सेल कैसा होता है, डेड होता है। तो वैसे ही अगर ये जो कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है, केराटिन की डिपोजिशन हो जाती है। केराटिन की डिपोजिशन हो गई, अगर मैंने यहाँ पर केराटिन की डिपोजिशन कर ली तो इसका थोड़ा सा नाम बदल जाता है, कुछ भी नहीं, ये नाम हो जाएगा केराटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कुछ भी नहीं है, बस खाली आगे नाम लगा दिया। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू नॉर्मल था, उसके आगे कंपाउंड लगा दिया मतलब मेनी लेयर्स, और केराटिनाइज्ड लगा दिया मतलब क्या है, उसमें केराटिन की डिपोजिशन है। अब तुम याद करो, कोई भी सेल डेड था, कोई भी सेल डेड होता है, कोई भी सेल में लिग्निन या तो केराटिन का डिपोजिशन होता है, वो सेल मेनली, वो टिश्यू, वो सेल मेनली क्या काम में आता है, वो प्रोटेक्शन करने के काम में आता है। वो क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस से जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपनी स्किन जो है वो किसका, ये जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका एग्जांपल जो होता है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अपनी स्किन, ठीक है। तो अपनी स्किन है, जैसे स्किन हो गए, हेयर्स हो गए, ये सब क्या होता है, इसमें केराटिन का डिपोजिशन होता है। ये अपनी स्किन है, स्किन को कितना भी तुम इसमें पानी डाल दो, थोड़ी तुम हीट दे दो, तो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी कुछ भी डैमेज हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्किन है। स्किन में क्या है, केराटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू फाउंड होता है। तो ये इतना ड्यूरेबल होता है कि कोई भी चीज इसको पेनिट्रेट इजीली नहीं कर पाती, ठीक है। और कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर केराटिन नहीं होता है तो केराटिन नहीं होगा तो इसको और भी क्या बोल देंगे, नॉन केराटिनाइज्ड। कितना इजी नाम है देख लो, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब कोई भी केराटिन का डिपोजिशन नहीं है। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, अगर कोई भी केराटिन नहीं है तो ये अपने को कहाँ देखने मिलता है, ट्रेकिया में देखने मिलता है। ट्रेकिया क्या होता है, ये जो अपनी एक फूड पाइप होती है, यहाँ जो अपना नेक है इसके अंदर दो पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है और एक एयर पाइप होती है। फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं, जहां से फूड पास होता है माउथ से स्टमक में, और जो एयर पाइप होती है उसमें नोज से लेके लंग्स तक क्या जाती है, एयर जाती है। तो वो जो फूड पाइप जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ट्रेकिया के अंदर देखने मिलता है। और नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ देखने मिलता है, अपनी बक्कल कैविटी में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है, बक्कल कैविटी में देखने मिलता है, ठीक है। और तो कहाँ देखने मिलेगा, नॉन केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, एक बार देखने दो मेरे को भी, बस ठीक है, बस बहुत एग्जांपल है। तो ये कहाँ हो गया, ये क्या हो गया अपना कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड बुक में नहीं है, याद रखो तो ठीक, ना रखो तो ठीक, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी, अपने आराम से पढ़ेंगे, मैंने तुमको बता दिया था। ये चैप्टर की नोट जो है ना, ये भाई आराम से तुम लोग अच्छे से तुम इसको कॉपी करना। बहुत तुम्हारी बुक में तो मतलब सब एक साथ मिक्स करके दे रखा है, मैंने इतना अच्छे से सब कुछ सेग्रीगेट करके उसकी नोट्स बनाई है ना कि मजा आ जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एपिथेलियल टिश्यू था। एपिथेलियम टिश्यू में अपने ने दो पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू।
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में अपने ने देखा था कि जिसमें एक ही टाइप के सेल्स जो होंगे वो फाउंड, एक ही लेयर के सेल्स फाउंड होंगे। स्क्वेमस पढ़ा, क्यूबॉइडल पढ़ा, कॉलुमनर पढ़ा, कंपाउंड देखा था अपने ने, उसमें कंपाउंड क्या था। चलो एक बार बना देता हूँ, याद हो जाएगा तुमको एकदम सिंपली। ठीक है, इसमें अपने ने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और इसमें अपने ने पढ़ा दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल को सिंपल क्यों बोला, क्योंकि वन लेयर ऑफ सेल्स है यहाँ पर। और कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल फाउंड हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड और सिंपल। अब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में सबसे पहला जो अपने ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा। दूसरा अपने ने पढ़ा कॉलुमनर, तीसरा अपने ने पढ़ा क्यूबॉइडल। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ फाउंड हो रहा था, ब्लड की लाइनिंग में फाउंड हो रहा था, लंग्स की एल्वियोलाई में फाउंड हो रहा था, बाउमेन्स कैप्सूल में अपने ने देखा, माउथ की लाइनिंग में देखा, ईसोफेगस में देखा। कॉलुमनर कहाँ देखा अपने ने, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। क्यूबॉइडल जो होता है वो क्या होता है, ग्लैंड्स में देखने मिलता है क्यूबॉइडल। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड पढ़ा, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में अपने ने क्या पढ़ा, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें ये पढ़ा अपने ने। ठीक है, तो अब कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब मैं ये सब पहले बना देता सारे कॉलम, तो तुम घबरा जाते, तुम कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने क्या करा, बाद में बना दिया। एक बार देख लो, सबके एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है, तो बस इतना ही है एपिथेलियल टिश्यू। इतना तुमने याद कर लिया तो बहुत बहुत सफिशिएंट है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा। ठीक है, और ये सब चीजें सिर्फ अपने को एक हमेशा चीज याद रखना, कभी भी कुछ भी पढ़ो ना तो सिर्फ ऐसे मत पढ़ना कि एग्जाम है तो एग्जाम में आने वाला है वही सब चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। लाइफ में जितनी तुम नॉलेज गेन करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम किसी के भी साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन अपन किसी के भी साथ करते हैं तो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी ना तुम उतने लोगों के साथ कॉन्वर्सेट कर पाओगे, उतना इजीली लोगों को बता पाओगे, उतना ही डेटा तुमको याद होगा तो इतना ही इजीली तुम कम्युनिकेट कर पाओगे। तो कभी ऐसे नहीं पढ़ना कि एग्जाम है उसीलिए एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, एग्जाम खत्म बुक बंद और अपन सब भूल गए, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, अपन दूसरा टिश्यू पढ़ते हैं। दूसरा टिश्यू कौन सा आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा चीजों को। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट देखने मिलेंगे अपने को। ठीक है, एक पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी से लिख रहा हूं। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक और होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक एक करके अपन देखेंगे, वैसे ही लास्ट में मैं तीनों तुमको बता दूंगा। इसमें भी सबके सब टाइप्स होंगे, डेंस में स्पेशलाइज्ड में सबके सब टाइप्स होंगे। मैं तुमको एक बार सबके एक एक करके सब देखेंगे, लास्ट में तुमको मैं एक बार वापस से फ्लो चार्ट करके आराम से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से। उससे पहले तुम थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझ लो। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। मतलब क्या होगा, द ग्राउंड सब्सटेंस, द ग्राउंड सब्सटेंस, सब्सटेंस in which the cells of connective tissue floats, उसको क्या बोल देते हैं अपन, मैट्रिक्स बोल देते हैं। तुम 2 मिनट रुको, मैं एक बार रिफिल कर देता हूं इनको, पता नहीं क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों बंद पड़ गई, इतनी जल्दी थोड़ी सी लाइट हो गई है। एक ही सेकंड दो, मैं एक ही सेकंड में आ जाता हूं। हो गया, बंद करने को नहीं तो सूख जाएगी पूरी। ठीक है, तो क्या मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इसको और आसानी से तुमको बताता हूं, जैसे ये मेरे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक मेरे पास
कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फ्लूइड वाला सब्सटेंस है इसको क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सेल्स जो हो जाएंगे, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको क्या बोल देते हैं अपन, मैट्रिक्स बोल देते हैं। अभी जो मैट्रिक्स होती है इसकी ये जेल लाइक भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, एक जेली लाइक हो सकती है, जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइड लाइक हो सकती है, या तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, तो क्या फ्लेक्सिबल तो समझ गए, बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से मैट्रिक्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स की वो भी क्या करेगी, स्टेट भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे पहला अपन चालू करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, क्या सब हेडिंग दे दो इसमें, 1 पे क्या आ जाएगा, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला ए पे मैं लेता हूं ब्लड। ब्लड जो होता है वो किस में आता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। अब ब्लड जो होता है, अब अपने ने बात करी कि मैट्रिक्स का जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब ब्लड, ब्लड तो कैसा होता है, फ्लूइड लाइक। एक बार मेरे को देखने दो, वीडियो चल रहा है ना, हाँ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो ब्लड का जो स्टेट होता है, ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। तो ब्लड फ्लूइडिटी है, तो मैट्रिक्स का जो स्टेट होगा ब्लड में उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का स्टेट क्या हो जाता है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। और यही जो फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है ब्लड में, उसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। उसी को क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स को। और इस प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, और इस प्लाज्मा में क्या करते हैं, फ्लोट्स, FLOATS, फ्लोट्स ब्लड सेल्स। कौन से ब्लड सेल्स हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लोगे तो आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, कॉर्पस्कल। ठीक है, आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, आरबीसी क्या करेगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, जो आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो भी इसी में ही, प्लाज्मा में ही आ जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को फाइट करता है, फाइट्स फॉरेन सब्सटेंस। जैसे कोई भी बैक्टीरिया वो सब घुस गया तो उसको कौन किल करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स किल करता है। तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट जैसे, प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग फंक्शन होता है। जैसे अपनी बॉडी पे मैंने यहाँ पर कट लगाया कोई भी ब्लेड से, तो क्या होगा, पहले ब्लड आएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड आना बंद हो जाएगा, ब्लड आना बंद हो जाएगा, और यहाँ पर तुम देखोगे ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। अगर वो तुम सोचो, अगर वैसा सब्सटेंस बॉडी ने फॉर्म नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरे बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो आउट हो जाएगा, मैं पूरा ब्लड आउट हो जाऊंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है, बॉडी जो होती है वहां पर क्या कर देता है, एक ब्राउनिश सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। और वो कौन करने के काम में आता है, प्लेटलेट्स करने के काम में आता है। तो ये क्या करता है, क्लॉटिंग, ये क्या करता है, अपने को क्लॉटिंग करता है। और तो क्या है ब्लड में, और तो क्या है, एक बार मेरे को देखने दो, बस इतना ही है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हमेशा ध्यान रखना, प्लाज्मा में ये जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके साथ साथ और भी क्या फ्लोट करता है, प्रोटीन फ्लोट करते हैं। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी जो होता है कभी कभी प्लाज्मा की वजह से हो जाता है। ठीक है, और तुम्हारी बुक जो है, तुम्हारी बुक में डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे अलग अलग फोटो दे रखे हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है, मैं एक रफ क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि ऐसा कुछ तुमको कोई कभी पूछने वाला नहीं है, बट एक बार फिर भी बुक में है तो ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और ये होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूलोसाइट। स्पेलिंग देख लेना यार। ग्रेन्युलोसाइट में क्या आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये किसमें आता है, ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये किसके फंक्शन होते हैं, सारे के सारे डब्ल्यूबीसी के सारे ये क्या है, अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी अपने को देखने मिलते हैं। लोब के हिसाब से इनका क्लासिफाई होता है, ये 5 लोब का होता है, ये 2 लोब का होता है, ये विदाउट लोब होता है, मोनोसाइट किडनी शेप होता है। बट इतनी सबकी कोई भी अपने को जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, ब्लड हो गया। दूसरे टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, बोन।
दूसरी टाइप की स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? बोन। अब बोन तुमको पता ही है, दूसरी क्या आ जाएगी? बोन। बी क्या आ जाएगा? बोन। तो भाई बोन, सबसे पहले बोन होती क्या है? अपनी जो स्केलेटल सिस्टम है, अपनी बॉडी में कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है। 206 बोन की वजह से ही क्या होता है? अपना पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कितना होता है? 206 बोन से कंपोज्ड होता है। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है जो बोन्स की वजह से बना है, वो अपनी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने का काम करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब अपनी बॉडी को एक पूरा शेप देने का काम करता है। तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल रन फ्रेमवर्क देने का काम करता है। और जो बोन होती है, अब अपने ने देखा बोन में, ब्लड में जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का स्टेट डिपेंड करता था क्या काम है कनेक्टिव टिश्यू का। अब बोन है तो बोन तो कितना हार्ड होता है, तो इसका मैट्रिक्स ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसके मैट्रिक्स की स्टेट क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है एंड नॉन प्लायबल। कैसा होता है? नॉन प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल। ऐसे तुम किसी को भी बेंड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? प्लायबल बोलते हैं। नॉन प्लायबल मतलब नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और साथ साथ बोन क्या करता है? जितने भी अपने डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे स्कल है, तो स्कल के अंदर क्या आया? ब्रेन आया। तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करने का काम कर रहा है? स्कल कर रहा है। ये जो मेरा हार्ट है, हार्ट किसके अंदर है? रिब्स के अंदर है। लंग्स किसके अंदर है? रिब्स के अंदर है। तो ये जो भी पूरा रिब केज है, रिब केज ने क्या कर रखा है? हार्ट को, लंग्स को, सबको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ये रिब केज किससे बना है? बोन से ही बना है। तो एक और इसका फंक्शन क्या आ जाएगा? प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स। डेलिकेट ऑर्गन्स को क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और तो क्या होगा बोन्स में? जो बोन के सेल्स जो होते हैं, बोन सेल्स जो होते हैं, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं अपने? इसका नाम हमेशा ध्यान रखना, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। बोन के सेल्स को हमेशा क्या बोलते हैं अपन? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, बोन में इतना ही है, कुछ भी नहीं है, बेसिक है यार, ये तो कुछ नवा तुमने इसमें नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है। और जो बोन होती है, अपने को पता ही है बोन किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती है, फॉस्फोरस से बनी होती है। इतना सिंपल है। किससे बनी होगी? मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फॉस्फो ROUS। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री में तुम पढ़ते ही होगे। कल कैल्शियम का एलिमेंट वो एलिमेंट है, फॉस्फोरस एलिमेंट है, इसका क्या एटॉमिक नंबर होता है, ये सब तुम पढ़ते ही होगे। तो बस इतना ही है बोन में। तीसरा और लास्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। इसका नाम तुमने पहली बार सुना होगा, बट ठीक है, अभी पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा। जो तीसरा जो होगा, तीसरा कौन सा होता है? सी वाले में करके कर लो, कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है भाई? जैसे मेरे पास ये दो बोन है, तो दो बोन के बीच की जो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब क्या होता है? जहां पर दो बोन मीट होती है, वो बोन के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अगर वो कार्टिलेज नहीं होगी तो तुम खुद सोचो, ये बार बार मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या होगा? बोन दोनों अगर हार्ड सरफेस हुई तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का क्रिएशन हो जाएगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से मेरी बोन की जो एजेस है वो क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, टूट जा सकती है। बट कार्टिलेज की वजह से क्या होता है? वो जो फ्रिक्शन जो होता है दो बोन के बीच में, वो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो कार्टिलेज जो होता है ये क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन द आर्टिकुलेशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मीटअप, आर्टिकुलेशन सरफेस ऑफ टू बोन्स। अब कार्टिलेज जो होता है वो देखो, कार्टिलेज जो होता है वो भी हार्ड होता है। अब कार्टिलेज की मैट्रिक्स के स्टेट की बात करो तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होगा वो भी क्या होता है? हार्ड होता है, बट क्या होता है? एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी अगर नॉन फ्लेक्सिबल हुआ तो कार्टिलेज होने का ना होने का क्या फर्क पड़ता है? बोन भी तो वैसी है, बीच में एक थोड़ी इलास्टिक चीज की जरूरत थी ताकि क्या हो सके? फ्रिक्शन कम हो सके, तो वो क्या हो गया? कार्टिलेज ने काम कर दिया। ठीक है, जो कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे अपने ने बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोला था? ऑस्टियोसाइट्स, वैसे ही कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं।
ठीक है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बहुत अलग अलग टाइप के कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज हो गया, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है, बहुत अलग अलग टाइप के होता है। अपने कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ने का, ठीक है। ये कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोज टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ईयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रेकिया की जो सी शेप रिंग्स होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। सी शेप्ड रिंग्स में भी जो होता है ये क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये जो मेरी नोज टिप है ये इलास्टिक है पूरी, ये यहाँ पे भी कार्टिलेज है। ये ईयर पिन्ना है, यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है। ट्रेकिया जो होती है उसमें एक सी शेप रिंग होती है ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना हो जाए, फूड पाइप एयर पाइप कोलैप्स ना हो जाए, इसकी उसमें भी क्या होता है? कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो बस कार्टिलेज में भी इतना ही है और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपने ने 3 देखा। सबसे पहला देखा ब्लड, फिर देखा बोन और लास्ट में देखा अपने ने कार्टिलेज, ठीक है। एक थोड़ा थोड़ा सा ये सब में पढ़ने जैसा एक एक चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी। अब अपन बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बात करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। 2 मिनट एक बार मेरे को देखना तो वीडियो चल रही नहीं चल रही? चल रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो नाम से ही पता चल रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे? एकदम लूजली अरेंज्ड होंगे। तो सेल्स आर लूजली अरेंज्ड किसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला आता है। जो भी एरियोलर टिश्यू जो होता है, एरियोलर टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू जो ये स्किन है, स्किन को मसल से अटैच करने का काम करता है कौन? एरियोलर टिश्यू। तो अटैचेस स्किन टू दी मसल। एक बार तुम एरियोलर टिश्यू की फोटो देखो, ठीक है। एरियोलर टिश्यू की फोटो देखो, एरियोलर टिश्यू की फोटो देख लो एक बार तुम, ठीक है। अब ये जो एरियोलर टिश्यू जो होता है इसमें तुमने देखे बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में। कैसे कैसे? एक होता है फाइब्रोब्लास्ट, एक क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है? इसकी मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट्स? मतलब जो भी इनका ग्राउंड सब्सटेंस है उसको सिक्रीट करता है कौन? फाइब्रोब्लास्ट, मैट्रिक्स। दूसरा जो होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होता है वो क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। ये 3 नाम है, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। ये हेपारिन जो होता है ये क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में इसका भी रोल होता है। जो अपने ने बात करी ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब जो भी ब्लड में यहाँ पर जो मेरे स्क्रैच पाड़ूंगा अगर मैं, तो एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा ब्राउन कलर का। उसमें किसका रोल होता है? हेपारिन भी जो होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हेपारिन हो गया। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल जो क्या करते हैं? सिक्री एंटीबॉडीज जो होती है बॉडी में, एंटीबॉडीज उसका सिक्रीजन कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीजन। और एक और चौथे टाइप के सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। और चौथे टाइप का सेल कौन सा होता है यार? क्यों बोल रहा हूं मैं? फाइब्रोब्लास्ट होता है मैक्रोफेज, याद आ गया। तीसरे क्या होते हैं? मैक्रोफेज। अब भाई मैक्रोफेज जो होता है, मैक्रोफेज क्या करता है? अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया है तो ये लोग क्या करते हैं? मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं। और फैगोसाइटोसिस से क्या करते हैं? ये लोग कोई भी चीज जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उसका फैगोसाइटोसिस करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस की पूरी प्रोसेस अपने ने अमीबा वाले पार्ट में पढ़ी थी। जैसे अमीबा जो था वो क्या कर रहा था? फैगोसाइटोसिस से उसका फूड को कैप्चर कर रहा था, ठीक है। ये इतना ज्यादा नहीं है बट मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। ये हो गए एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के बाद दूसरे जो टिश्यू होते हैं किसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा जो टिश्यू आता है वो कौन सा हो जाता है? एडिपोस टिश्यू। वो क्या होगा? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू का मेन काम क्या है? फैट जो होता है अपनी बॉडी का पूरा जो भी फैट होता है वो जो सेल्स में स्टोर रहता है, वो जो टिश्यू में स्टोर रहता है उसको क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? स्टोर्स फैट। फैट का स्टोरेज जो होता है वो कौन करता है? एडिपोस टिश्यू करता है। अभी जो एडिपोस टिश्यू की एक बार फोटो देख लो तो तुम देख रहे हो कितना बड़ा जो है ये कितना बड़ा सेल होता है। सेल में पूरी स्पेस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन?
फैट ऑक्यूपाई करके रखता है। अब ये जो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है अपने को? अराउंड दी डेलिकेट ऑर्गन्स। डेलिकेट ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अराउंड जो होता है वो देखने मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये डेलिकेट ऑर्गन्स के अराउंड एक फैट की लेयर होगी। तो जैसे मैंने ये मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने मारा, बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मैंने पास करी बॉडी में, तो एक मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट हुआ बॉडी में। तो ये हार्ट है, उसको उस मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट तो करना है। भले रिबकेज है, रिबकेज से एक्स्ट्रा एक कवरिंग, मतलब रिबकेज तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, एक फैट की लेयर होती है वो भी उसको मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को या तो कोई भी डेलिकेट ऑर्गन को। तो ये सब क्या होता है उसके पास में, उसके अराउंड फाउंड होते हैं, जिससे क्या होता है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये लोग क्या काम करते हैं? एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, ताकि क्या हो, ज्यादा हीट का लॉस, ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो हीट के फॉर्म में। तो कैसे काम करेंगे? एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे, ताकि क्या होगा, इतना ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस से अपने ऑर्गन्स जो होंगे वो इतने ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। तो बस इतना ही है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपन तीसरे कनेक्टिव टिश्यू में तीसरा पार्ट अपने ने पढ़ा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा था? तीसरा पार्ट था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है अपने को पता ही है। सेल्स जो होंगे, सेल्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज्ड होंगे सेल्स? डेंसली। कैसे अरेंज्ड होंगे सेल्स? एकदम डेंसली अरेंज्ड होंगे। नाम से पता चल रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू एकदम छोटा सा। इसमें पहला अपने पढ़ते हैं क्या? टेंडेंस। टेंडेंस जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, टेंडेंस जो होंगे वो क्या होते हैं, इतने ज्यादा नॉट सो फ्लेक्सिबल। ये भी तुमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक मेन फीचर ध्यान रखना, टेंडेंस जो होते हैं वो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट्स बोन टू मसल। भाई अपनी कोई भी बोन है, ये जैसे मेरे फीमर है, फीमर तो तुमको कैसे बताऊंगा, जो मेरी थाई बोन है, थाई बोन के आसपास एक मसल होती है, उस मसल को कौन कनेक्ट करने का काम करता है बोन से? अपना टेंडेंस। और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिगामेंट्स। जो लिगामेंट जो होते हैं वो, उसमें खाली इतना सा ध्यान रखना कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे। और ये क्या करेंगे? कनेक्ट्स बोन टू बोन। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? लिगामेंट्स। ठीक है, तो बस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इतने ही हैं, दो ही हैं, एक है टेंडेंस, एक है लिगामेंट। टेंडेंस क्या करेंगे? मसल टू बोन कनेक्ट करेंगे, और लिगामेंट्स क्या करेंगे? बोन टू बोन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपने कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। तुम्हारी मतलब एनसीईआरटी में कैसा है, 9 तुम लोग ऐसे तो लकी हो क्योंकि तुमको इतना सब है पढ़ने को। बट हुआ क्या है ना कि इन लोगों ने क्या किया है, सब कुछ पढ़ाने के चक्कर में डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया इतना। ठीक है, तो चलो एक बार कनेक्टिव टिश्यू को सम अप कर लेते हैं। 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू अपने ने देखे थे। सबसे पहला अपने ने देखा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा अपने ने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा अपने ने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपने ने 3 देखे। सबसे पहला अपने ने देखा ब्लड, दूसरा अपने ने देखा बोन, और तीसरे अपने ने देखा कार्टिलेज। सबका अपने ने डिस्क्रिप्शन कर लिया अच्छे से। लूज कनेक्टिव टिश्यू था, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला अपने ने देखा एरियोलर टिश्यू, और दूसरा अपने ने देखा एडिपोज टिश्यू। क्या देखा? एडिपोज टिश्यू। और यही जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू था इसमें भी अपने ने 2 देखे, एक देखा अपने ने टेंडेंस और दूसरा देखा लिगामेंट्स। एक देखा टेंडेंस और एक देखा लिगामेंट्स। अब तुम खुद सोचो, मैं पहले ही जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाने के पहले ही स्टार्टिंग में मैंने अगर इतना तुमको डिस्क्रिप्शन दे दिया होता कि अपने को इतना सब पढ़ना है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है या नहीं हो जाता? इसीलिए तो मैंने तुम सब पढ़ा दिया तुमको आराम से, और फिर बता दिया कि अपने ने कौन सा कहाँ पढ़ा। ये तो अपने ने पहले ही क्लासीफाई कर लिया था, और उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन मैंने तुमको बाद में बताया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।
एनिमल टिश्यू में यही रखते हैं, एनिमल टिश्यू के दो पार्ट करके पढ़ेंगे आराम से। पहले में अपने ने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जो एकदम आसान से है, आधे घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।